एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से एक भी मत छोड़े तभी बेहतर है, ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सब कर डाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज का बहुत ही कम आता है। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु सी पर समकोण है। बिंदु सी इसमें क्या है, समकोण है। फिर यहाँ पे कामा देकर लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब मैटर देख रहा है कि यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज स्टूडेंट बना लेता हूँ, इसका नामकरण कर देता हूँ। ए, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी। सी इसलिए माना हूँ यहाँ पे क्योंकि सी बोल रखा है कि समकोण है, तो इसलिए इसको सी मानना पड़ेगा कि सी की समकोण है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है, ये तो जानते हैं आप लोग। अब देखिए इतना हो गया। अब हमसे बोल रखा है त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखते फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में हमको दे रखा है कि tan A बराबर दे रखा है हमको 1। बहुत बढ़िया। त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आप हमको बताइए कि जो tan A होता है, tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अच्छा ठीक, लंब बटा आधार होता है, यहाँ पे आप लिख देंगे लंब बटा आधार। अच्छा स्टूडेंट आप बताइए कि लंब इसमें क्या है, लंब आपका BC है, ठीक, और आधार क्या स्टूडेंट AC है, ठीक है। और tan A बराबर क्या था, 1 था। मैंने आपको एक बात बताया था अच्छे ढंग से कि ये जो 1 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, उसको हमें मानना पड़ता है कोई नियतांक। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तब इसके बराबर k मानेंगे तो अब देखिए k में गुणा करेंगे तो k ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि BC जो लंब है, BC बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और AC जो आधार है इसके बराबर भी k आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो होता ही ना, ठीक है स्टूडेंट। तो यही चीज़ है। अब देखिए हमको BC बराबर भी k मालूम चल गया कि BC बराबर भी क्या है, k, और AC बराबर भी क्या है स्टूडेंट, k है, ठीक है। अब हमको करना सिंपल ये है स्टूडेंट, देखिए ध्यानपूर्वक अब हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे BC बराबर भी k, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। BC बराबर की और AC बराबर भी k आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए सिंपली करना हमको ये चीज़ है कि अब हमको BC दे रखा है, AC दे रखा है, मतलब आधार दे रखा है, लंब दे रहा है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले कर्ण निकाल देते हैं, ठीक है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, ये तो कहता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या हमारा AB, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे BC का स्क्वायर धन आधार क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर। अब सिंपली करना है, AB हमको निकालना है तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू कितना देखा है k, तो k का स्क्वायर प्लस AC का भी वैल्यू कितना दिया है k का स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, k स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर, और यहाँ से AB निकालेंगे तो यह वर्ग तो आ जाएगा, किस में हो जाएगा, वर्गमूल में, तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, इसे जोड़िए k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए 2k स्क्वायर हो जाएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए k स्क्वायर, तो देखिए k स्क्वायर से तो k बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा तो 2 अपना अंडर रूट में रहेगा, मतलब AB बराबर क्या आ गया, k करड़ी में 2 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। AB बराबर क्या आ गया, k करड़ी में 2। अब AB बराबर k करड़ी में 2 स्टूडेंट आ गया, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे इसका मान आ गया AB बराबर k करड़ी में 2 आ गया। अब सिंपली हमसे पूछा क्या था, इसके बराबर इतना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, LHS लेने पे, ठीक है। पहले LHS लेने पर करेंगे। LHS आपका है 2 sin A इंटू कॉस A है, ठीक है LHS। इसके लिए पहले हमको साइन और कॉस A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब यहाँ पे क्या दिया है BC, और कर्ण क्या दिया है AB, ठीक है। और लंब हमारा हो जाएगा k, और सॉरी लंब हमारा क्या हो गया, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, k करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k से k कैंसिल, मतलब ऊपर 1 बचा, नीचे करड़ी में 2 बचा, मतलब हमको मालूम चल गया कि यहाँ पे साइन A बराबर कितना आ गया, 1 बटे करड़ी में 2 आ गया, ठीक है। अब सिंपली करना हमको क्या, यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है।
अब देखिए cos ए बराबर आधार बटा कड़ हो गया। अब देखिए स्टूडेंट आधार इसमें क्या है, AC है, और कड़ इसमें क्या है स्टूडेंट, AB है, ठीक है, कड़ यहाँ पे AB हो गया। अब स्टूडेंट सिंपली करना क्या है यहाँ पे कि AC का वैल्यू देख पा रहे हैं कितना है K, और कड़ कितना दिया आपका K करड़ी में 2, यहाँ से भी K से K कट जाएगा तो भी आ जाएगा 1 करड़ी में 2 आ गया। अब सिंपली साइन A बराबर 1 करड़ी में 2 आ गया, कॉस A बराबर 1 करड़ी में 2 आ गया। हमको निकालना था किसका वैल्यू, 2 साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा 2 इंटू साइन A, साइन A का वैल्यू कितना है 1 करड़ी में 2, इंटू कॉस A का वैल्यू कितना है 1 करड़ी में 2 आया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए सिंपल करना हमको ये चीज़ है स्टूडेंट कि 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इसका गुणा भी 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए LHS 1 आ गया और आपका RHS तो 1 था ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुद लिखा है कि 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 1, तो इधर आपका RHS 1 दिया था, इसको हल मैंने किया तो ये भी 1 आ गया। मतलब हमको मालूम चल गया कि इसलिए यहाँ पे जो LHS है वह RHS के क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया आप लोगों का बहुत ही आसानी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन और पहले में, और क्वेश्चन और पहला आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है क्योंकि NCERT का एग्जाम्पल है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आपका NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अस्थायी रूप से देखकर और याद मतलब लगा कर इसको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया है कि कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना अंश है, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसका डायग्राम अगर बना देते हैं तब बिल्कुल क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी ढंग से कर पाएंगे। चलिए तो देखिए एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद लिखते हैं। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए सिंपल एक तरीका है ये चीज़ को हल करने का। देखिए आपका ये क्या है, ये समतल एक भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, मान लीजिए कि यहाँ पे जो एक बिंदु है और यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये आपका भूमि है, भूमि से यह 60 मीटर की ऊंचाई है, मान लीजिए ये 60 मीटर की ऊंचाई पर, और यहाँ पे मैं एक मान लीजिए जैसा भी हो एक पतंग बना देता हूँ, ठीक है। यह पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अब कह रहा है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये भूमि का कोई मान लीजिए एक बिंदु है और इस बिंदु से यह पतंग उड़ रही है, इसका जो डोर है इसको हम क्या करते हैं कि भूमि के किसी एक बिंदु पे क्या कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। और पतंग इसी तरह तिरछे न उड़ाएंगे आप, अब इसको हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब कह रहा है कि अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो भूमि के साथ यह डोरी का झुकाव है कितना अंश दिया है, 60 अंश दिया है इसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि यह मानकर कि कोई इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब कि वो डोरी एकदम बिल्कुल क्या एकदम टाइट है एकदम, ठीक है, कोई ढील इसमें नहीं है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमसे डोरी की लंबाई पूछा कि ये कितना होगा, ठीक है, डोरी की लंबाई पूछना, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सिंपल करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब देखिए करना हमको ये चीज़ स्टूडेंट कि हमको यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तभी मतलब जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे कि माना AC पतंग, माना जो AC है यहाँ पे A और C आपको दिखाई दे रहा है, माना AC पतंग की डोर है, माना AC पतंग की डोर है और AC बराबर कितना है, x मीटर हम लोग माने हैं। AC बराबर कितना माने हैं, x मीटर माने हैं, ठीक है। और मानना पड़ेगा हमें कि BC बराबर, यहाँ पे जिस प्रकार सिंपल तरीके से बता देता हूँ आप लोगों को, BC बराबर क्या मानना पड़ेगा, 60 मीटर। मतलब जो दे रखा है उसको लिख लीजिए कि BC बराबर 60 मीटर दे रखा है। AC मेरे पतंग की डोर माना है जो कि आपका x मीटर दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए हमको करना ये चीज़ है कि अब इसको हम कैसे लगाते हैं, ये चीज़ देखेंगे अब हम लोग। और ये चीज़ लगा देंगे कि जो कोड BAC है, कोड BAC बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीके से हल करेंगे कैसे इसको। अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
ठीक है। देखिए सिंपल तरीके से आपने डायग्राम बना दिया और जो जो दिया था AC बराबर x मीटर लिख लिया, BC बराबर 60 मीटर दिया था, कोण BAC बराबर 60 अंश दिया था। ठीक है स्टूडेंट, आप सिंपल इसे हल करेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए हल करने का तरीका इसका ये होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या किसका वैल्यू हमको दिया है। तो हमको देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लंब हमको दे रखा है और क्या दे रखा है, कड़ दे रखा है। कड़ हमारा x दे रखा है, लंब हमारा दे रखा है, आधार से कोई मतलब नहीं है, यानी लंब और कड़ दे रखा है। अब हम देखेंगे कि सर्व समीकरण लंब और कड़ किस में बनता है। तो सभी लोग को मालूम है कि साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। ठीक है, तो लंब बटा कड़ यहाँ पे होता है साइन A बराबर, क्योंकि लंब का वैल्यू भी दिया है, कड़ का वैल्यू दिया है, तो हम वही सर्व समीकरण लगाएंगे जो इसके वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो लंब बटा कड़ दे दिया हमको, तो यहाँ साइन A का वैल्यू लगाएंगे। अब देखिए साइन A का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे साइन A का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा 60 अंश दे रखा है, तो इसलिए एक जगह हम कितना रख देंगे, 60 अंश रख देंगे। अब बराबर लंब आपका कितना दिया है, BC कितना दे रखा है, 60 अंश, और कड़ कितना AC बराबर कितना दे रखा है, x अंश दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आपको करना सिंपल ही कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3/2 होता है, अब बराबर ये आपका 60/x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल करना है कि करड़ी में 3 का गुणा x में होगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 x बराबर ये क्या हो जाएगा, 60 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट करना आपको सिंपल है कि यहाँ से x के वैल्यू तब निकालेंगे तो हो जाएगा 60 × 2, और यह करड़ी में 3 गुणा में इधर आएगा तो करड़ी में 3 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपल देखिए करना आपको क्या है यहाँ पे कि x बराबर यहाँ पे परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब होता है इसको पहले गुणा कीजिए, तो 60 दूनी के 120 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। तो करड़ी का 3 का गुणा ऊपर भी कर दीजिए, करड़ी 3 का नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो ये परिमेयकरण कहलाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी परिमेयकरण करने पर। ठीक है, परिमेयकरण करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे स्टूडेंट, करने पे आप लिख दीजिएगा करने पे। तो आपको सिंपल देखिए 120 में करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 करड़ी में 3 हो जाएगा, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब सिंपली करना है कि 3 से कटाएंगे तो 3 चौको 12, यहाँ 40, और यहाँ पे करड़ी में 3 बच जाएगा। मतलब हमको मालूम चल गया कि x बराबर 40 करड़ी में 3 आ गया। और x हम क्या माने थे स्टूडेंट, यही तो माने थे AC डोर की लंबाई माने थे। ठीक है, पतंग की डोर की लंबाई, यही से हमसे पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसलिए जो डोरी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई किसके बराबर माने थे, x के बराबर है। x का वैल्यू आपका आ गया है कितना, 40 करड़ी में 3 आ गया स्टूडेंट। अब सिंपली स्टूडेंट x बराबर करड़ी में 3 आ गया, यही आपकी डोरी की लंबाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होगा और नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है कि किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः 150, 151, 152, 153 और 154 है। छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनकी ऊंचाइयों का माध्य 152.5 सेंटीमीटर हो। देखिए स्टूडेंट NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, देखिए बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूछा हमसे क्या इसमें कि छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जिसको पूछा है पहले उसी को हम लोग मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग लिखेंगे कि माना छठवें बच्चे की ऊंचाइयाँ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, हमको मालूम नहीं है तो हम x मान लेंगे, क्योंकि ये निकालना हमको। तो माना छठवें बच्चे की ऊंचाइयाँ x, और फिर हमको दिया क्या है इसमें स्टूडेंट, लिखेंगे दिया है बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य दे रखा नहीं स्टूडेंट, आगे से बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य दे रखा है, कितना दिए रखा है वहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर। और वही ने बोला है कि उनकी ऊंचाइयों का माध्य मतलब जितने भी बच्चे उनकी ऊंचाइयों का माध्य 152.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए ये जो दिया था उसको निकालनी है। अब देखिए इसलिए बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य बराबर क्या होता है, बच्चों की ऊंचाइयों का योग जोड़ देंगे हम लोग, बच्चों की ऊंचाइयों का योग, जितनी भी ऊंचाई दे रहा है उसको योग कर देंगे, बच्चों की ऊंचाइयों का योग, और करने के बाद बटे में बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की कुल संख्या, यही ना होता है समंत्रमाद निकालने का, जितनी भी संख्या दे रही है उसका योग कर दीजिए, अब बटे में जितनी संख्या उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य हमको आगे से दे रखा था कि 152.5 सेंटीमीटर बराबर बच्चों की ऊंचाइयों का योग, तो बच्चों की ऊंचाइयों का योग कितना है 150, फिर 151 प्लस 152 प्लस
53 और प्लस 154 और प्लस छठवां बचा गया था x, उसका x मान लेंगे समान उसका x वैल्यू मान लेंगे। बच्चों की ऊंचाई या छठवां का x था तो इसलिए x लिख दिया मैंने। फिर बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 152.5 गुणे 6 बराबर। अब इतना को जोड़िए तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 को 0, 5 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, बचा 25 1 26, हासिल लगा 2, 1 2 3 4 5 5 और 1 1 2 3 4 5 और 5 2 7, ठीक है 2 हासिल था ना, तो ये हो गया 760 प्लस इधर x। अब इसे हल कर दीजिए स्टूडेंट, इसको गुणा करेंगे तो 6 5 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी के 12 और 12 3 15, हासिल लगा 1, 6 5 30 1 31, हासिल लगा 3, 6 कम 6 1 9, ये हो जाएगा 915 बराबर 760 प्लस x। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो यही तो होगा 915 माइनस 760, तो x बराबर निकल जाएगा आपका 153, अरे सॉरी 53 का 9 6 15 ना 155 निकल जाएगा। अब 155 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कि जो छठवें बच्चे की ऊंचाई थी, छठवें बच्चे की ऊंचाई, ये नहीं पूछा था छठवें बच्चे की ऊंचाई, छठवें बच्चे की ऊंचाई बराबर कितना 155 सेंटीमीटर। स्टूडेंट निकल गया, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म जो है, दो आपको समीकरण युग्म दिया है, यह संगत है या असंगत है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए सबको दिया गया समीकरण क्या आपका, पहला दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर क्या दे रखा है 5, और दूसरा दे रखा है कि 2x माइनस 3y बराबर क्या दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 2y, यह 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, यह प्लस 7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब इतना से तुलना करने पे, ठीक है लिखेंगे तुलना करने पे। ठीक है, तुलना करने पर अब देखिए तुलना करेंगे कैसे, तो पहला समीकरण दिया है आपका 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको किससे तुलना करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, और दूसरा दिया है आपका 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, अब देखिए तुलना करें यहाँ से तो A1 बराबर 3 निकल गया, अब B1 बराबर यहाँ से 2 निकल गया, और C1 बराबर -5 निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ A2 बराबर 2 निकल गया, और B2 बराबर -3 निकल गया, और C2 बराबर -7 निकल गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इतना निकल गया तो अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे अनुपात चेक करेंगे इसका, तो A1/A2, तो A1 कितना निकला 3, A2 कितना निकल गया यहाँ से 2, तो 3/2 गया। इसी तरह B1/B2 चेक कीजिए, B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3, तो अभी हमको खुद यहीं से मालूम हो गया, चल गया बात कि जो A1/A2 है वो बराबर नहीं हो पा रहा है B1/B2 के। जब यह समीकरण बने स्टूडेंट कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो यह समीकरण संगत होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए कि दिया गया जो समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा संगत है।
ठीक है, दिया गया समीकरण संगत है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, देखिए नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आप सोल्यूशन करते हैं, बहुत इजीली टाइप। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका रहा है कि द्विघात समीकरण करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 को गुणनखंड भी द्वारा हल कीजिए। ये गुणनखंड बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा करड़ी में तो लोग फंस जाते हैं लड़के, ठीक है, लेकिन इसीलिए इसको बार बार पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। देखिए हमको समीकरण दे रखा है कि करड़ी में 2x² प्लस 7 प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 दे रखा है। इसको हल करने के लिए बोलता है कि समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। तो चलिए यार, इसको किस प्रकार हल करेंगे हम मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इसको गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो आप ही बताइए, जब 5 करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 5 5 हो जाएगा। करड़ी में 2 को गुणा करड़ी में 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी को हो जाएगा 10। अब इसमें हमको ये करना है यहाँ पे कि गुणा करने पे कितना आ जाए 10x², गुणा करने पे 10x² आ जाएगा, जोड़ने पे 7 आ जाए, तब 5 गुणे 2, यही तो है। 5 में 2 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तब 5 और 2 का पेयर बन गया। अब इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि करड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि देखिए 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। आप 5 में 2 को गुणा करेंगे, 5x और 2x गुणा करेंगे तो 10x² भी हो जाएगा, मतलब सही हो रहा है। आप प्लस 5 करड़ी में 2 इसको इधर लिख देंगे बराबर 0। आप सिंपली करना है स्टूडेंट इसको, ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, करड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 स्टूडेंट, ठीक है। पेयर बना लीजिए, इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ। इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें से कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, करड़ी में 2 x प्लस 5 बच जाएगा। और इसमें कितना कॉमन लेते हैं, करड़ी में 2 कॉमन ले लेते हैं। करड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो यह कितना बच जाएगा, करड़ी में 2 बच जाएगा। क्योंकि देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन बच गया तो करड़ी में 2 ही तो बचेगा, करड़ी में 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बराबर 0। तो एक कोष्टक में करड़ी में 2 प्लस 5, एक भी कोष्टक में करड़ी में 2 प्लस 5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 5 आ जाएगा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x और दहन करड़ी में 2 आ जाएगा बराबर 0 आ गया। अब सिंपली करना आपको स्टूडेंट यह है कि करड़ी में 2 प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, और एक साइड आपका x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 कर दीजिए। तो सिंपली देख पाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे देखिए बात को समझिए, करड़ी में 2 कॉमन लेता है, यहाँ पे x बचेगा ना इसके साथ में, तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा, हाँ अब सही है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से निकल जाएगा करड़ी में 2x बराबर प्लस 5, इधर जाएगा तो -5, ठीक है। और x निकालेंगे तो हो जाएगा -5 करड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -5 बटे करड़ी में 2 आ गया, और इसका निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस करड़ी में 2 इधर जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस करड़ी में 2 आ गया। तो हम कर लेंगे आराम से कि जो करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2, जो ये आपका समीकरण दे रखा था, और इस समीकरण का जो मूल है वो मूल निकल के हमारे सामने आ गया क्या, -5 बटे करड़ी में 2 आता था, एक आपका आ गया माइनस करड़ी में 2। यही हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। तो अब बताइए कि ये सवाल कैसा लगा आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्या है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पलर की एक क्वेश्चन आप ना छोड़िए तभी बेहतर है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप एकदम लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसे हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखिए क्या है, एक क्लास में टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में कितने विषय हैं, 2 विषय हैं, एक गणित है और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों को 31 है, ठीक है। तो हमको ये मालूम खुद ही नहीं है कि गणित में कितना पाई है चाहे अंग्रेजी में कितना पाई है, कि दोनों को जोड़ने पर 30 अंश उसका हो रहा है। हमको तो मालूम ही नहीं है कि गणित में कितना पाई है चाहे अंग्रेजी में कितना पाई है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल में हम लोग, हल में क्या लिखेंगे कि माना शेफाली के गणित में, माना शेफाली के
गणित में अंक यक्स हैं। मान लीजिए आप ही बताइए कि आप मान लेते हैं कि गणित में उसका शेफाली का कितना अंक मिला, यक्स अंक मिला, तब उसके अंग्रेजी में अंक कितना मिल जाएगा, 30 माइनस एक्स मिल जाएगा। क्योंकि दोनों का योग अगर 30 अंश है, अब मैं बता दूंगा कि दोनों मिलाकर 30 अंक ला रही है और गणित में वो एक्स पा गई, तो अंग्रेजी में कितना पाएगी, तो इस एक्स को 30 में से घटाएंगे तभी तो अंग्रेजी का मिलेगा। तो वही चीज़ है कि 30 माइनस एक्स अंक वो पा गई, कितना अंग्रेजी में होंगे, ठीक है, कितना अंक अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। अब देखिए, और दिया है यहाँ पे आगे से दे रखा है कि दिया है कि जो शेफाली दिया है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी दिया है, गणित और अंग्रेजी में अंकों का योग दे रखा है ना, अंकों का योग कितना स्टूडेंट दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 है, ठीक है। वो आगे से दे रखा था, हम लोग लिख दिए, ठीक है, कि माना शेफाली के गणित में हमने कितना मान लिया, एक्स अंक, तब उसके अंग्रेजी में कितना अंक हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, ठीक है। और आगे से आपको दे रखा है कि शेफाली के जो गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग था वो कितना था, 30 था स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा मैं दूसरा पेज लेता हूँ, पेज भर जाएगा, ठीक है। इस पेज में मैं हल करता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया ना। आप देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न हमसे ये क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार हमसे क्वेश्चन ये टेकअप कर रहा है, कह रहा है, यहाँ पढ़ता हूँ कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। अच्छा आप ही बताइए, ध्यान समझिए। कह रहा है कि गणित अंक, यहाँ पर लिख देते हैं गणित का अंक, ठीक है। देखिए गणित में अंक, कह रहा है कि गणित में अंक जो है 2 अंक ज़्यादा मिले होते हैं। देखिए गणित में 2 अंक ज़्यादा मतलब कि गणित में हम 2 अंक जोड़ देंगे। और कह रहा है कि अंग्रेजी में, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में अंक, ठीक है, अंग्रेजी में अंक, कह रहा है कि अंग्रेजी में उसको कितना 3 नंबर कम मिले होते हैं, ठीक है। बात को समझिए, गणित में 2 अंक ज़्यादा था, मैंने जोड़ दिया, अंग्रेजी में 3 अंक कम था, 3 घटा दिया। फिर कह रहा है इन दोनों का इतना करने के बाद दोनों का जो गुणनफल हो रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 210 के बराबर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहा है। तो जिस प्रकार प्रश्नानुसार बोला उस प्रकार हम समीकरण बना दिए। और गणित में अंक कितना है, यक्स, तो हम गणित की जगह यक्स रख देंगे, और प्लस 2 हो जाएगा। इंटू अंग्रेजी में कितना अंक था इसका, तो 30 माइनस यक्स था, ठीक है स्टूडेंट, अब माइनस 3 है तो माइनस 3 लगा देंगे, बराबर 210 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली से अब करना हमको स्टूडेंट ये है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, गुणे 30 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स बच जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बराबर हो जाएगा कितना, 210 हो जाएगा। इसे हल करेंगे स्टूडेंट, हल कीजिए, 27 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस है 27 दूनी के 154, तो हम 154 लिख देंगे, प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक्स गुणा एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, 2 का गुणा एक्स में होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब हल कीजिए, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं, 27x और माइनस 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25x हो जाएगा, और प्लस 154 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 210 स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपली करना हमको क्या है, ध्यान समझिए, इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख देंगे, और प्लस 25x को यहाँ लिख देंगे, और प्लस 154 उसको यहाँ लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 210 अंश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सिंपली अब हमको करना क्या है, ध्यानपूर्वक आपको समझते चलना है स्टूडेंट इसको, ठीक है। आप सिंपली हमको ये करना है यहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 25x अब प्लस 154, अब 210 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 210 बराबर हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। आप सिंपली कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, यह घट जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 1, माइनस 156 बढ़ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप समझिए, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इस तरह कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। आप देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 156 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 156 एक्स स्क्वायर, तो गुणा करने पे 156 आ जाए, और यहाँ पे स्टूडेंट जोड़ने पे कितना आ जाए, माइनस 25x, तो 13 गुणे 12, क्योंकि 13 में 12 गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, 13 12 कितना हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस
13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, क्योंकि माइनस 13x माइनस 12x माइनस 25x हो जाएगा कि नहीं, या गुणा करेंगे तो आपका 56x स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ से पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाएंगे तो यहाँ से x कामा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ से 12 कामा ले लेंगे तो x माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस, अब 12 का भाग तब 156 में तो 13 बढ़ जाएगा बराबर 0। मैंने बताया था कि जब इस कोष्टक में इतना आ जाए तभी समीकरण सही माना जाता है, तो इसमें भी इसमें आ गया तो कामा ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। एक बार हम क्या करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार हम x माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे। इसे हल करेंगे तो यहाँ से x बराबर 1 13 आ जाएगा, और आ जाएगा x बराबर 12 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 आ रहा है, देखिए एक बराबर 12 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है। ठीक है, एक बार 13 आ रहा है, एक बार 12 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे x का मान 2 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा कि जब x बराबर 12, या अगर x बराबर 12 लेते हैं तब गणित में अंक कितना हो जाएगा, तब गणित में अंक जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, गणित में कितना अंक हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, और अंग्रेजी में अंक, और अंग्रेजी में जो इसका अंक हो जाएगा वो 30 माइनस 12 हो जाएगा, और 30 माइनस 12 मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो पहला कंडीशन जब x बराबर 12 ले रहे हैं तब। ठीक है, अगर यहीं हम x बराबर 13 लेने लगे तब x बराबर 13 लेंगे तब गणित में क्या अंक हो जाएगा उसका, तब गणित में अंक जो उसका होगा, गणित में अंक वो हो जाएगा x बराबर कितना 13, और किस में अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तब अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 हो जाएगा स्टूडेंट। 30 माइनस 13 मतलब 17 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन बना कि अगर x बराबर 12 अगर आ रहा है तो गणित में उसका 12 और अंग्रेजी में उसका 18 हो जाएगा। अगर हम x बराबर 13 ले रहे हैं तो गणित में उसका 13 और अंग्रेजी में उसका 17 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण रूप से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया, जो कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में पहला आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और 6 नंबर के अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न वो भी है जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। एनसीईआरटी एग्जाम पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं -4, -2 और -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 दे रखा है। ठीक है, ये आपको चतुर्भुज का आपका शीर्ष दे रखा है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, एक एक पॉइंट करके आपको समझना नहीं समझ में आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि माना, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ये मान लेंगे, ये बिंदु मान लेंगे, इसका निर्देशांक दिया है -4 और -2। इसी तरह इसको हम बी मान लेंगे, बी मान लेंगे तो हो जाएगा -3 और -5। इसी तरह इसको हम सी मान लेंगे तो हो जाएगा 3 - 2, और इसको क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तब डी मान लेंगे तो हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज जो ABCD के क्या हो गए हैं, ABCD के शीर्ष हैं। ठीक है, ABCD के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, हमको दे रखा है। अच्छा, ABCD के शीर्ष है। चलिए पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ये आपका चतुर्भुज बन गया। ठीक है, नामकरण कर देता हूँ। ए हो गया, या आपका बी हो गया, या आपका सी हो गया, आपका डी हो गया। ए निर्देशांक कितना दिया है स्टूडेंट, तो -4 और -2। बी कितना दिया है स्टूडेंट, -3 और -5। सी कितना दिया है, तो 3, -2। ये कितना दिया है, 2, 3 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी चारों के शीर्ष आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अच्छा, पहले आप हमको एक बात बता दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो याद नहीं रहेगा तो तक आप लगाएंगे कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आ गया तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा आप बताइए, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इससे इस मिला दिया तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया कि नहीं। एक आप त्रिभुज बन गया ACD और एक बन गया ABC, तो 2 त्रिभुज बन गया। देखिए एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये है, और दोनों त्रिभुज का अलग अलग में उसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा नहीं निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो मतलब हमको ये मालूम चल गया कि अगर इसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। इसलिए अगर हमको बात को समझिए ध्यान से, यदि चतुर्भुज किसका नाम लिख लेते हैं, ABCD का, चतुर्भुज ABCD का अगर हमको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो स्टूडेंट,
ठीक है। तो हमको करना ये पड़ेगा कि जो आप फिगर देख रहे हैं हमको निकालना पड़ेगा कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज किसका ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग त्रिभुजों को निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज निकल जाएगा। ए सी डी का, ये सी है ठीक है, ए सी डी का क्षेत्रफल और प्लस ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दे रहा हूँ ठीक है। तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी का निकल जा रहा है। चलिए हल करते हैं। पहले ए सी डी का निकालेंगे। ए सी डी का निकालने के पहले फार्मूला क्या लगाएंगे 1/2 ठीक है। ए सी डी का निकालना है, ए सी डी का ठीक है। अब ए सी डी में देखिए एक्स वन क्या हो जाएगा ए सी डी में, तो एक्स वन क्या हो जाएगा -4 ठीक है। पहले ए ले रहे हैं ना, तो एक्स वन क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ क्या लिखेंगे -4 कोष्टक में y2। अब देखो y2 क्या हो जाएगा ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये x1 y1 हो गया ठीक है, और यह है आपका y1 y2 हो गया। तो y2 कितना हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -2, फिर माइनस लगाएंगे y3 है। अब y3 क्या हो जाएगा, y3 आपका 3 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ठीक है। अभी हो गया। अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, फिर क्या होता है फार्मूला में x2। अब बताइए x2 क्या हो जाएगा, तो ये तो x1 है, x2 कहाँ जाएगा सी में, तो x2 आपका यहाँ से निकल गया 3, तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर कोष्टक में कह रहा है कि y3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y3 आपका 3 हो जाएगा ठीक है। तो y3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस ठीक है। अब y1 कितना हो जाएगा, तो y1 क्या हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे y1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y1 -2 लिख देंगे ठीक है। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब x3 क्या होगा आप ही बताइए, तो यह x1 है, यह x2 है, x3 यहाँ पे 2 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 ठीक है। फिर y1 क्या है, y1 आपका तो -2 है, प्लस y2 क्या है यहाँ पे -2 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 लिख देंगे ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हो गया। अब यहाँ करने के बाद फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब प्लस मैंने लगा दिया। अब किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये तो आपका ए सी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ठीक है। अब ए बी सी का क्षेत्रफल मतलब ए बी सी, अब इसमें देखेंगे इन तीनों में देखेंगे ठीक है। अब इसका देखेंगे तो देखिए पहले 1/2 है, तो 1/2 लगा देंगे फार्मूला के हिसाब से, 1/2 मैंने लगा दिया ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या है -4, तो हम क्या लिखेंगे -4 ठीक है स्टूडेंट। अब कोष्टक में y2 स्टूडेंट क्या है -5, तो हम क्या लिखेंगे -5 स्टूडेंट। फिर देखिए अब आपका दिया है यहाँ पे y2 लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे बीच में। y3 स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, y3 यहाँ पे -2 आपका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे ठीक है। अब फिर प्लस है, प्लस, फिर इसके बाद क्या आता है x2 क्या है यहाँ पे, x2 हमको -3 दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे x2 की जगह -3 लिख देंगे ठीक है। फिर कोष्टक है, कोष्टक लगा देंगे स्टूडेंट ठीक है। फिर आपको दिया है या y3 यहाँ पे क्या -2, तो y3 की जगह हम क्या लगा देंगे -2 लगा देंगे स्टूडेंट ठीक है। फिर बीच में माइनस लगा देंगे तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने y3 लगा दिया। अब -y1 स्टूडेंट क्या है -2 है ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस x3, अब फार्मूला में x3 है ना आ गया। अब x3 यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और y1 क्या है यहाँ पे -2 है, तो हम क्या लिखेंगे -2 लिख देंगे स्टूडेंट। बीच में माइनस से माइनस लगा देंगे। फिर क्या y2 क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -5 लिख देंगे। अब आपका कंप्लीट होता हुआ। अब इसको हल करेंगे। अब हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या ऊपर वाला इसको हल कीजिए तो हो जाएगा -4 ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा 3, फिर 3 माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है। तो 3 + 2 हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है। फिर प्लस से प्लस उतार दीजिए 2, यहाँ पे देखिए -2 है तो -2 उतार दीजिए, प्लस में माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस से 1/2 उतार लीजिए। फिर आइए इसको हल कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -4, कोष्टक में -5 है, -5 लगा दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस माइनस देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस में तब माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट। फिर कोष्टक में फिर -2 दिया तो -2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +2 ठीक है स्टूडेंट। फिर +3 देखा है 3 लिख दीजिए, फिर 2 माइनस प्लस या 5 हो जाएगा ठीक है। अब फिर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट, इसे हल करते हैं तो हो जाएगा 1/4। अब इसे देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 का गुणा इस -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब प्लस देखिए -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 ठीक है, होगा ना -2 और
2 क्या हो जाएगा -4। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन आपका इसका है, ठीक है, y3। अब देखिए y3 यहाँ पे क्या था हमारा, इसमें देखिए y3 यहाँ पे 3 था तो मैंने अरे y3 यहाँ पे क्या था, ए बी सी ये लिए, तो y3 यहाँ पे क्या है हमारा 2 है तो हमने 2 लगा दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे y1 इसमें क्या था, y1 यहाँ पे -2 था, मैंने -2 लगा दिया। ये फार्मूला में यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हम नहीं लगाते, प्लस लगाते तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तब हम लोग हल किए हैं यहाँ पे, इसको देखिए तो यह क्या हो जाएगा माइनस में, तब माइनस को गुणा होगा तो आपस में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, 0 में तब 2 का गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। प्लस से प्लस लगा दीजिए 1/2। अब यहाँ पे हल कीजिए, ये हो जाएगा -4 इंटू -5 और -5 +2 कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कोष्टक लगा दीजिए 3। यहाँ पे देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, प्लस 5 2 7 और 7 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ हल करेंगे तो 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या अरे 1/2 ना होगा, देखिए 1/2 तो 1/2 ना होगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 35 से होगा, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -4 और -3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, अरे माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 में 3 को गुणा करेंगे तो 12 + 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस 3 में 0 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 और प्लस इधर क्या बचा आपका, इधर आपका बच गया प्लस 5 2 7 और 7 3 21। अच्छा ध्यान से एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये चीज़ देखिए थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ -2 है ना, तो यहाँ माइनस हम 2 कहाँ लगाए थे, तो यहाँ -2 लगाना पड़ेगा। तो -2 और +5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है 3 आ जाएगा, 3 में 3 को गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब सिंपली मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 35 और प्लस 1/2 गुणे 21 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें होता है, 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35 और प्लस 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 और 5 1 6 और 3 2 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 3 2 5 ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणे 56 तो काटा देंगे तो 28 दूनी के 56 तो 28 वर्ग इकाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार जाके ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा आपको स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया सोल्यूशन इसका हो गया, तो ठीक है। इस प्रकार आपको आराम से चीज़ों को समझते चलना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे 2 मात्र क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।